नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है आज का, वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आज का मुख्य टॉपिक है हमारा ये। और आपदा प्रबंधन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आपदा क्या है, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए और वर्तमान में आपदा क्यों चर्चा में है। साथ में वैश्विक स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं और हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से प्रयास इसके लिए किए गए हैं जिससे आपदा से निपटा जा सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपदा प्रबंधन में आपदा की परिभाषा, अर्थात डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। तो डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर देखते हैं, आपदा की परिभाषा। प्राकृतिक एवं मानव जनित कारकों से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति है जिसमें विपत्ति, संकट, दुर्घटना या अनिष्ट एवं गंभीर अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो पीड़ित समुदाय की सहज क्षमता से परे होती है एवं जान माल या जनधन की अपार हानि होती है। अर्थात डिजास्टर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जनधन की अपार हानि होती है और जो पीड़ित समुदाय है उसकी जो सहज क्षमताएं हैं जिनसे वो निपट सकते हैं उनसे बहुत परे होती है ये चीज़। अब देखते हैं, हम जब डेफिनेशन देख चुके हैं, डेफिनेशन के बाद में देखते हैं कि वर्तमान में आपदा चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है जो जैविक कारकों से उत्पन्न कोरोना वायरस, एक वायरस है कोविड-19, इसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान में वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है और हमारे देश में भी इसको महामारी घोषित किया गया है। तो ये जैविक कारणों से उत्पन्न एक आपदा है, डिजास्टर है। साथ में भूकंप, बाढ़, दवानल, जल चक्र में परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, महामारियाँ इत्यादि कारणों से ये चर्चा में रहती है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, तो ये राष्ट्रीय महामारियाँ हैं, तो ये राष्ट्रीय आपदाएं हैं, इनके कारण ये चर्चा में है। वर्तमान में सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है इसका चर्चा में होने का, वो है कोरोना वायरस। इसको, इस वैश्विक महामारी जो एक राष्ट्रीय आपदा है, उससे निपटने के लिए सभी देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अब देखते हैं। अब डिजास्टर आती कैसे हैं और किन कारकों से उत्पन्न होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आपदा जो है वो मुख्य रूप से दो कारकों से उत्पन्न होती है। एक है प्रथम कारक प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। एक नेचुरल फैक्टर्स और दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स। अर्थात प्राकृतिक कारकों से आने वाली जो आपदाएं हैं उनको हम मुख्य रूप से 5 कारकों पर निर्भर करते हैं या वर्गीकृत करते हैं उनको, जो निम्नलिखित हैं। देखो, प्राकृतिक कारकों में देखते हैं हम सबसे पहले भूगार्भिक कारक। भूगार्भिक कारकों से उत्पन्न होने वाली जो आपदाएं हैं वो है भूकंप, ज्वालामुखी। ये है भूगार्भिक कारकों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं जिनमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के हलचलों के कारण जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं उनकी क्रिया के कारण ये उत्पन्न होते हैं। साथ में प्लेटों की जो मोशन होती है, प्लेटों की जो गति होती है उसके कारण, अर्थात हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर भी भूकंप और ज्वालामुखी को समझ सकते हैं। और इनसे जब ज्वालामुखी आती है या भूकंप उत्पन्न होते हैं तो इनसे बड़े स्तर पर जान माल की हानि होती है, जो एक राष्ट्रीय आपदा होती है। तो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों को भारत के संदर्भ में हम कुछ आंकड़े हैं जिनकी सहायता समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं 15 अगस्त 1950 को असम में एक भूकंप आया जिसकी इंटेंसिटी अर्थात इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 8.6 थी। इसके द्वारा लगभग 1500 से लेकर के 3000 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। साथ में हम देखते हैं इसके बाद में 21 अक्टूबर 1991 में अर्थात 1991 में उत्तराखंड में उत्तरांशी में 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया जिससे लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं हम देखते हैं कि 30 सितंबर 1993 को
महाराष्ट्र में लातूर में 6.7 तीव्रता वाला भूकंप आया। 6.7 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसमें लगभग 9,748 लोगों की मौत हो गई, जो एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। साथ में बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ, अपार जनधन की इसमें हानि हुई। और एक 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप जो कच्छ की खाड़ी में आया, उस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इसके द्वारा भी अपार जनधन की हानि के साथ साथ लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई। तो भूकंप है, बाढ़ हैं, ज्वालामुखियाँ हैं, ये इस तरह की त्रासदियाँ हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर निपटने के लिए प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। ये ऐसी आपदाएं हैं। इसी प्रकार अगस्त 2018 में केरल में जुलाई के महीने के अंत में अधिक वर्षा के कारण बहुत तेज बाढ़ आ गई, जिससे अपार जनधन की हानि हुई। साथ में 445 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर अगस्त 2019 में वही वर्षा की अत्यधिकता के कारण 9 राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे भी बहुत सारी हानि हुई। अब हम देखते हैं, ये तो प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न होने वाली जो आपदाएं हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। साथ में अब जैविक कारक, जैविक कारकों में वायरस, बैक्टीरिया, स्वाइन फ्लू, महामारी इत्यादि प्रकार की राष्ट्रीय आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जल चक्र की आपदाएं, जल चक्र की जो आपदाएं हैं उनमें सुनामी, बादल का फटना इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं जलवायु संबंधी चौथी जो आपदा हमने वर्गीकृत की है वो है जलवायु संबंधी डिजास्टर, जिसमें बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब एक है हिमानी, 5वें नंबर पर हम रखते हैं हिमानी से संबंधित आपदाएं, जो कि ग्लेशियरों में जो बड़े बड़े बर्फ़ के हिमखंड होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली आपदाएं। इनसे भूस्खलन होता है, ग्लेशियर का पिघलना, जिससे नदी के मार्गों का अवरुद्ध हो जाना, जो बाढ़ के कारण बन सकते हैं। अब देखते हैं वायुमंडलीय कारक। 6 नंबर पर हम देखते हैं एक और वायुमंडलीय कारक। तो वायुमंडलीय कारकों में लो एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो आपदाएं हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उनमें चक्रवात, तूफान, टर्नेडो इनको रखा जाता है। ये भी राष्ट्रीय आपदा के कारण बनते हैं, अर्थात ये ऐसी आपदाएं होती हैं जिन पर मनुष्य का बस नहीं चलता है। अब इसके अलावा हमने प्राकृतिक कारकों के अलावा एक और कारक हम देखते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर, अर्थात मानवीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदाएं। मानवीय कारकों में देखते हैं तीव्र गति से बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, परमाणु बम, नाभिकीय खतरे, तीव्र शहरीकरण और औद्योगिक सेक्टर में लगने वाली आग, इमारतों का गिरना, ये सभी मानवीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदाएं हैं। अब हम अभी हमने डिस्कस किया कि आपदाएं कौन कौन से कारकों से उत्पन्न होती हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 2 कारक थे हमारे, एक तो प्राकृतिक कारक और एक मानवीय कारक। अब हम देखते हैं आपदा के साथ साथ विकास को कैसे जारी रखा जाए, अर्थात आपदा के कारक को कम करके और विकास को कैसे जारी रखा जाए। तो हम डिस्कस करेंगे अब आपदा प्रबंधन और सतत विकास, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं नेचुरल खतरों को, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से खतरे हैं उनको कम तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनसे बचने के लिए उनके कारकों और उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे खतरों और जोखिमों, असुरक्षा की भावना को कम कर सकते हैं, आपदा में कमी कर सकते हैं और विकास की प्रक्रिया को निरंतर रख सकते हैं। इसे सतत विकास की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो सतत विकास की नीति में क्या है, आपदा का प्रबंधन है, किसी आपदा से उत्पन्न होने वाले संभावना और खतरों को रोकना है, किसी भी आपदा की तीव्रता, इसके खतरों का आकलन करना, आपदा आने पर नियत और त्वरित नियंत्रण तंत्र तैयार करना, आपदा पर अनुसंधान एवं प्रबंधन के साथ साथ क्षमता का निर्माण करना, प्रभावी सूचना तंत्र की स्थापना करना, सरकारी संस्थाओं या स्थानीय निकायों, समुदाय,
स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका तथा समन्वय स्थापित करना, ताकि सतत विकास के लिए आपदा के इन जोखिमों को कम किया जा सके, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनको कम किया जा सके। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन के चरण। अब कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिनके द्वारा आपदा का प्रबंधन किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके, उनको हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला है, इसको हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। एक तो संकट पूर्व तैयारियाँ, अर्थात जो आपदा आती है उससे पहले की हमारी कौन कौन सी तैयारियाँ होनी चाहिए, या राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की तैयारियाँ होनी चाहिए। आपदा के दौरान, जब आपदा आ जाती है तो उस दौरान क्या होना चाहिए। आपदा के पश्चात, फिर है आपदा के पश्चात कौन कौन सी क्रियाएं करनी हैं, आपदा के पश्चात क्या कार्य करना है, जैसे पुनर्वास, पुनर्निर्माण, ये महत्वपूर्ण कारक हैं आपदा के पश्चात के। एक है आपदा में हालातों में सुधार और भावी जोखिम को तुरंत नियंत्रण में लेना। कुछ और चरण है। इसके बाद में आपदा पश्चात पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन या पुनर्निर्माण है, इसके मुख्य कारक हैं। अब है आपदा प्रबंधन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय, अर्थात कुछ ऐसे उपाय जो आपदा प्रबंधन के लिए किए जाते हैं, उनको हम देखते हैं। इसके बाद में देखेंगे वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। आपदा प्रबंधन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण जो उपाय हैं उनमें है एक तो फास्ट अलर्ट सिस्टम, जो आपदा पूर्व की तैयारी है, अर्थात संकट से पूर्व की तैयारी है। इसमें क्या होता है, FAS सिस्टम को लागू किया जाता है। प्रत्येक देश की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश में फास्ट अलर्ट सिस्टम जारी करें, अर्थात त्वरित जो अलर्ट सिस्टम है उसको जारी करे, जिससे कि आपदा आती है उससे पहले लोगों को अलर्ट किया जा सके, उस क्षेत्र को खाली करवाया जा सके जो प्रभावित क्षेत्र है। आपदा के जोखिमों और खतरों का विश्लेषण करना, उच्च स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना, दीर्घ अवधि की योजना एवं अल्प अवधि की योजना तैयार करना, आपदा से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता लाना, संगठनात्मक तंत्र एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करना, आपदा जोखिम का निर्धारण, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र की स्थापना करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। इसके बाद में आपदा प्रबंधन हेतु वैश्विक उपाय। अब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से आपदा प्रबंधन के लिए उपाय किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कौन कौन से कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया गया है, कौन कौन से घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर किसी भी देश की आपदा से निपटने के लिए कार्य किया जा सके। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास पर 3 बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया है। यह आयोजन जापान में किया गया है। गौरतलब है कि हम देखते हैं अब सबसे पहले प्रथम घोषणा पत्र आता है योकोहामा घोषणा पत्र, जो 1994 में जारी किया गया था, जिसमें आपदा प्रबंधन को लेकर के उससे संकट पूर्व तैयारियां, संकट के दौरान और संकट के पश्चात की जाने वाली प्रावधानों का उल्लेख है। इसके बाद द्वितीय जो कॉन्फ्रेंस की गई या द्वितीय जो आयोजन किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, वो है कोबे घोषणा पत्र, जिसकी अवधि डिजास्टर मैनेजमेंट है। कोबे घोषणा पत्र 2005, जिसकी अवधि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर 2015 तक की थी। अब इसके बाद में ये दोनों घोषणा पत्रों के बाद में एक और घोषणा पत्र आता है जो नवीनतम घोषणा पत्र है और वर्तमान में जारी है, जिसके प्रावधान को विश्व स्तर पर वर्तमान में जारी किया गया है, उसका हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वह तृतीय घोषणा पत्र है और WCDRR घोषणा पत्र, जो कि सेंडई एक शहर है जापान का, वहाँ पर 2015 में जारी किया गया था। अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं हम। आपदा अर्थात डिजास्टर के जोखिमों या खतरों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 14 से 18 मार्च 2015 में जापान के शहर सेंडई में किया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
UNISTR ने कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की भूमिका निभाई, इसमें 187 देशों के लगभग 6500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अर्थात विश्व के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 187 देश हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और उनके सरकारी और गैर सरकारी एवं जो प्रतिनिधि हैं वो लगभग 6500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। इस कॉन्फ्रेंस में जापान की 2011 की प्राकृतिक आपदा पर भी चर्चा की गई, जिसमें जापान के अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा भूकंप और सुनामी से बहुत सारी जानें बचाई गई। इस आयोजन में इस पर भी चर्चा की गई और आयोजन में बहुत से विकसित देशों ने घोषणा की कि वे साझेदारी से कार्य करने के लिए तैयार हैं। आपदा प्रबंधन के कार्य के लिए इस आयोजन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन घोषणा पत्र जारी किया गया, जिस घोषणा पत्र को सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवधि 2015 से लेकर के 2030 तक है। इसकी प्राथमिकता और लक्ष्य निम्नानुसार है। अब हम देखते हैं कि सेंडाई जो घोषणा पत्र जारी किया गया जापान के शहर सेंडाई से, जहां पर भूकंप आया था, उस भूकंप को अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा वहां पर होने वाली जो हानि है उसको बहुत कम कर दिया गया, खतरों को कम कर दिया गया, उस पर यहाँ चर्चा की गई। साथ में हम ये देखते हैं कि विश्व स्तर पर प्रयास के तौर पर कौन कौन सी प्राथमिकताएं और कौन कौन से लक्ष्य सेंडाई फ्रेमवर्क में रखे गए, उन पर हम एक बार चर्चा करते हैं। अब देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्रमुख प्राथमिकताओं को रखा गया। वो कौन कौन सी प्रायोरिटीज है सेंडाई फ्रेमवर्क की, वो देखते हैं। सबसे पहले है आपदा जोखिम को समझना या अनुमान लगाना। अर्थात पहला जो इसमें प्राथमिकता प्रायोरिटी रखी गई, वो पहली प्रायोरिटी थी आपदा जोखिम को समझना, उसका अनुमान लगाना। दूसरा है आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रशासन को मजबूत करना, अर्थात स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। फिर इसके बाद तीसरा है जो पॉइंट है, तीसरा जो लक्ष्य है वो है समुत्थान शक्ति या प्रतिरोधकता द्वारा आपदा के जोखिम को कम करना, अर्थात इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रेसिलियंसी। ये इसके 4 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं रखी गई सेंडाई फ्रेमवर्क में। अब इसके बाद में हम देखते हैं जोखिम को कम करने के लिए एक और प्रभावी रेस्पॉन्स तंत्र तैयार करना एवं रिकवरी और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन को बढ़ाना। अर्थात यूँ देखें हम तो एनहेंसिंग डिजास्टर रिस्क प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रेस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर इन रिहेबिलिटेशन कंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। अब ये 4 लक्ष्यों के जो प्राथमिक लक्ष्य हैं, जो प्राथमिकताएं थी, प्रायोरिटीज थी 4, इनके बाद में इसी घोषणा पत्र में 7 लक्ष्यों का भी निर्धारण किया गया है। और वो लक्ष्य कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क में जो 7 लक्ष्य रखे गए वो निम्नलिखित है। देखो, सबसे पहले देखते हैं, पहला जो लक्ष्य है वो है वैश्विक स्तर पर आपदा के द्वारा होने वाली मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक कम करना, अर्थात प्रति 1 लाख पर मृत्यु दर को 2020 से 2030 तक सन 2005 से 2015 की तुलना में कम करना। ये एक महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य है। इसके बाद में आपदा के द्वारा होने वाले आर्थिक नुकसान को जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में 2030 की तुलना में न्यूनतम स्तर पर लाना। इसके बाद में नंबर 3 है काफ़ी हद तक जोखिम के द्वारा आपदा के द्वारा होने वाले टूट फूट एवं बेसिक सेवाओं की हानि को कम से कम स्तर पर लाना 2030 तक। अगला है काफ़ी हद तक विश्व के देशों के द्वारा राष्ट्रीय और स्थानीय आपदाओं के जोखिम को कम करने की रणनीति तैयार करना। अगला है विश्व के विकासशील देशों के लिए पूर्णतया सतत सहयोग और राष्ट्रीय प्लान को लागू करना व इस फ्रेमवर्क को लागू करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, जो 6 नंबर पर हम लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकासशील देशों के लिए आपदा जोखिमों
के प्रबंधन हेतु तंत्र तैयार करने के लिए बढ़ाना। अब है MHZWS अर्थात मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। MHZWS की उपलब्धता व पहुंच को बढ़ाना। जो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी पहुंच को बढ़ाना, जिससे आपदा की सूचना और जोखिम के बारे में तुरंत सूचना मिल सके। तो ये सेंडई फ्रेमवर्क के मुख्य रूप से 4 प्रायोरिटीज और 7 लक्ष्य थे, जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसमें जो 187 देशों ने भाग लिया उनके लिए एक अबाध्यकारी समझौता है कि इसको वो लागू करें। अब हम देखते हैं वैश्विक स्तर के बाद में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। आपदा प्रबंधन पर भारत सरकार के प्रयास, अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे देश की सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से अधिनियम इसके लिए लाए गए हैं, उनका हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें भौतिक कारकों के आधार पर इन जलवायु व भौगोलिक विषमता पाई जाती है, जिसके कारण सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, दवानल, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसे विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। अर्थात हमारा देश का जो आकार है वो बहुत बड़ा है और बड़े भौगोलिक आकार के कारण इसमें आपदाओं के घटित होने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा है। तो ऐसे में इन आपदाओं के प्रति हमारा देश संवेदनशील है। अब देखते हैं देश के समस्त राज्यों और संघ क्षेत्रों में 27 प्रकार की लगभग आपदाएं संभावित हैं। भारत के कुल भूभाग का लगभग 58% भाग पर अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की संभावना रहती है, जबकि लगभग 12% भूमि ऐसी है जिस पर नदी के बाढ़ और कटाव से प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त भारत की जो तटरेखा है वो 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इसमें से लगभग 5,680 अर्थात 5680 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर सुनामी, तूफान, चक्रवात इत्यादि का खतरा बना रहता है। इसके अलावा देश की कुल कृषि भूमि के 68% भाग पर सूखे की संभावना मानसून की अनिश्चितता के कारण हमेशा बनी रहती है। देश के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में भूस्खलन, हिमस्खलन के खतरों से बाढ़ की संभावना बनी रहती है। यही नहीं, इस विशाल देश में बहुत सारे मानव जनित खतरों से भी आपदा उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है, जैसे औद्योगिक दुर्घटना, रासायनिक, जैविक, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनसे उत्पन्न होने वाली खतरे। इस प्रकार के बहुत सारे अनगिनत आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो राष्ट्रीय खतरों के रूप में फैल सकते हैं। अतः इनसे बचने के लिए प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत ही प्रबल आपदा प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, भारत के विस्तार को देखते हुए हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही सख्त होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इस पर भारत सरकार के द्वारा आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए किए गए प्रयास इस प्रकार हैं। अब देखते हैं भारत सरकार ने इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए हैं, कौन कौन से प्रयास किए हैं, उनका हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के खतरों से निपटने के लिए, नेशनल डिजास्टर से निपटने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब इस अधिनियम में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरे अधिनियम को समझेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करती हैं। अब देखो, इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों का विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। साथ में इसमें जो बॉडीज़ हैं, जो
अथॉरिटी हैं उनका भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अगला जो पॉइंट है हमारा वो देखेंगे इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में देखेंगे कि उसका क्या कार्य है और किस तरह से वो आपदा से निपटने के लिए प्लान तैयार करती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बाद में प्रत्येक राज्य स्तर पर आपदा से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद अगले चरण में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और सबसे जो निचले पदक्रम पर हम देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी, अर्थात लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या रोल रहता है आपदा प्रबंधन में और किस तरह से निपटते हैं आपदा प्रबंधन में वो अब है। इसके बाद में एक विशेष दल का यहाँ पर गठन किया जाता है जो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF। तो हम एक एक करके इन सभी का डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्राधिकरण का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें उपाध्यक्ष को शामिल करते हुए 9 सदस्य होते हैं, अर्थात 8+1 हम कह सकते हैं। 8 सदस्य होते हैं टोटल और एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो 9 कुल सदस्य होते हैं इसके, 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ऐसे प्राधिकरण का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 3(1) के अंतर्गत 30 मई 2005 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित किया गया, अर्थात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसका गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत NDMA अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नीतियां, प्लान, दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन के लिए जारी करता है तथा सुनिश्चित करता है कि समय पर और प्रभावी रेस्पॉन्स से ये लागू होते हैं। सेक्शन 6 के अनुसार जो दिशा निर्देश NDMA के द्वारा जारी किए जाते हैं उनकी पालना राज्य प्राधिकरणों के द्वारा की जानी चाहिए और राज्य प्राधिकरण स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आपदा के जोखिमों से निपटने के लिए प्लान तैयार करना चाहिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अर्थात नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके बारे में देखते हैं। अब इस समिति का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सेक्शन 8 के अंतर्गत किया जाता है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, अर्थात सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। यह समिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करती है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय का सचिव होता है तथा परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण, वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विज्ञान तकनीकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, जल संसाधन, इन विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों को इसमें शामिल किया जाता है जो सदस्य के तौर पर इसमें शामिल होते हैं। यह राष्ट्रीय आपदा पर प्लान तैयार करती है और सुनिश्चित किया जाता है कि इसे प्रति वर्ष रिव्यू और अद्यतन किया जाए और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो प्लान है उसको प्रति वर्ष रिव्यू किया जाए, अद्यतन किया जाए। अब इसके बाद देखते हैं अगले चरण में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला जो इसमें पॉइंट है, टॉपिक है, हम उसको देखते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो स्टेट लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में। तो देखो, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के सेक्शन 14 के अंतर्गत सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करना आवश्यक होता है जिसका अध्यक्ष
सह मुख्यमंत्री होता है एवं इस समिति में अधिकतम 8 सदस्य होते हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री सहित कुल 9 सदस्य होते हैं इसमें। यह कमेटी सेक्शन 22 के अंतर्गत उत्तरदायी होती है कि राज्य स्तर पर प्लान तैयार करे और राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को लागू करे तथा सेक्शन 28 के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभाग अपना अपना प्लान तैयार करें तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और आदेशों का पालन करते हुए आपदा से निपटने के लिए लागू करें और उनकी पालना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा उन 8 सदस्यों में से किसी को भी एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और जब अध्यक्ष नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष मीटिंग में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष होता है, वो जो 8 अन्य सदस्य हैं उनमें से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। जब मुख्यमंत्री अध्यक्षता के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में उपस्थित नहीं होता है किसी कारणवश, तो ऐसे में उसके द्वारा नियुक्त किया गया उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अब हम देखते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो देखो, इसका गठन अधिनियम के सेक्शन 25 के अंतर्गत जिला प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है और सेक्शन 25 के अंतर्गत इसको गठन किया जाता है उसके प्रावधानों के अनुसार। और इसका जो अध्यक्ष होता है DDMA का, वो जिला कलेक्टर होता है या जिला मजिस्ट्रेट होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है। और उपाध्यक्ष इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिला स्तर पर कार्यरत समिति जिले के लिए आपदा से निपटने हेतु योजना बनाती है तथा यह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी व प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश तथा स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है स्टेट लेवल की, उसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को शामिल करते हुए आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन करता है, उन आदेशों की पालना सुनिश्चित करता है। अब हम देखते हैं स्थानीय प्राधिकरण, अर्थात जो लोकल स्तर पर अथॉरिटी होती हैं उनका क्या काम रह जाता है और उनका गठन किस तरह से होता है, कौन कौन संस्थाएं इसमें आती हैं। तो लोकल जो अथॉरिटी हैं उनके अंदर पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी, जिला परिषद या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य निकाय, ये संस्थाएं लोकल स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व SDMA, DDMA द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर आपदा से निपटने हेतु योजनाएं तैयार करती हैं, आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करती हैं। एवं सभी कार्य डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2009 के अधीन करती हैं। अब देखो, एक विशेष प्रावधान है दिल्ली के लिए, उसको हम देखते हैं। दिल्ली राज्य क्षेत्र के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है वो उपराज्यपाल होता है, जबकि इसका उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। बाकी जो सभी राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए जो अध्यक्ष होता है SDMA का, वो मुख्यमंत्री होता है और यहाँ पर दिल्ली में उपराज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है। अब देखो, एक विशेष दल का गठन किया जाता है जिसको हम यहाँ पर गठन का प्रावधान है, जिसको नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बोलते हैं, NDRF। इसका भी प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में किया गया है। इस अधिनियम के सेक्शन 44 और 45 अर्थात 44 और 45 सेक्शन में रेस्पॉन्स बल के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आपदा से निपटा जा सके, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त महानिदेशक के अंडर में गठित किया जाता है।
उक्त अधिनियम के अनुसार अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार आपदा का प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण करना, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन करना या कमी करना, क्षमता निर्माण करना, क्षमता निर्माण अर्थात विद्यमान जो संसाधन है या विद्यमान जो संसाधन और अर्जित या सृजित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान अर्थात उक्त संसाधनों को अर्जित करना या सृजित करना, किसी आपदा से निवारण के लिए तैयारी करना, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव, किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण, निष्क्रमण, बचाव, राहत, और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण का प्रावधान है। अदर प्रोविजंस, अब देखते हैं कुछ अन्य प्रावधान भी इसमें किए गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। तो इस अधिनियम के सेक्शन 42 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है एवं सेक्शन 46 से 50 के अंतर्गत आपदा को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर फंड का प्रावधान किया गया है एवं कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सिविल एंड क्रिमिनल लिएबिलिटीज का भी प्रावधान किया गया है। अब देखो, इसमें हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय जो आपदाएं होती हैं या जो प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, डिजास्टर है, उसे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए, भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास और कौन कौन सी अथॉरिटियाँ काम करती हैं और किस तरह से प्रभावी प्रबंधन इसमें किया जाता है, उसका हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रयास किए गए हैं, जिनमें हम देखते हैं एक है नेशनल पॉलिसी 2009, राष्ट्रीय जो पॉलिसी है 2009, ये भी जारी की गई है। इसके बाद में आपदा से निपटने के लिए और प्रभावी उपबंधों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान 2016 भी जारी किया गया है। इन दोनों को राष्ट्रीय नीति 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान 2016 को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, थैंक्स।